हेलो बच्चों। ये जो क्लास है आपकी, ये बिजनेस कम्युनिकेशन किताब की एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीगल टर्मिनोलॉजी। इसको आप समझो कि अलग से आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस एवरीबॉडी, चाहे आपका पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का हो, इकोनॉमिक्स का हो, लॉ का हो, या जो जो भी आपने करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पे बस उन्हीं टर्म्स को वन बाय वन करके लिखा गया है। और इनफैक्ट आप समझो कि बहुत सारे वर्ड्स को आपको मेमोराइज करनी है, याद करनी है। एंड इनफैक्ट बहुत सारी चीज तो आप जानते ही हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सब चीजों को पढ़ लिया होगा आपके अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स वगैरह में, तो वहां पे काम आ जाएगा आपको पूरा पढ़ने के लिए। अब मैं अगर बात करूं, बहुत सारे फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं, चाहे वो एडीबी हो, एसओचएम हो, हमारी अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। तो मैंने इस पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, तीन चार कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला, हम बहुत सारे फुल फॉर्म पढ़ लेंगे। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि जितना किताब में दिया है वो तो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा जो कॉमन फुल फॉर्म्स है, जैसे हम जानते हैं और हमें जानना ही चाहिए, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग कुछ लॉ के टर्म्स है, जैसे आप बोलते हैं एडजॉर्नमेंट की बात कर लो, या आप बात कर लो कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन की बात कर लो। आप बात करते हो कि सर हमने कोई एफिडेविट की बात कर ली, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर, ये सब सुनने में बहुत मिलता है। ये हमारी लीगल टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो दैट, राइट। तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पता करेंगे उसके बारे में। उसके बाद थोड़े अकाउंट्स के बारे में। अब बोलोगे सर अकाउंट्स पढ़ना है? एकदम नहीं पढ़ना है, पहले बताया था सीएसईटी में कोई अकाउंट्स नहीं है। बट बच्चों, अकाउंट्स के बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे हम बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, डिजॉन ऑफ चेक की बात कर लेते हैं हम लोग, हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, हम बात कर लेते हैं आपके जो कॉमन बिजनेस में हमेशा डेली बेसिस में अकाउंट्स के टर्म, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस, ऐसी चीजें। इसके लिए हमें अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एज वी ऑल नो कि हमारे लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सारे टर्म्स आए दिन इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है। ऐसे क्योंकि आप बोलोगे कि इनवॉइस क्या होता है, तो इनवॉइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ इकोनॉमिक्स के वर्ड, जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट बोलते हैं हम, क्रेडिट रेटिंग कह ले, या मार्केट सिचुएशन कह ले, इन्फ्लेशन कह ले, हम लोग हम सीआरआर कह ले, एसएलआर कह ले। ये सारे टर्म्स जो आए दिन आपको आपके पढ़ाई में काम में आते हैं, उनको इसमें कवर किया गया है। दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा एक बात वापिस से समझते हैं। चैप्टर अलग से कोई सिलेबस में चैप्टर नहीं है भैया। ये क्या है, अलग से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को एक साथ कंपाइल करके रख दिया गया है, जिससे कि आप कभी भी पढ़ने जाओ तो रिविजन हो जाए। पर सीएसईटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना बहुत ही संभाविक है कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आपको एक टर्म दिया जाएगा, उसकी मीनिंग पूछ ली जाएगी, या एक मीनिंग लिखा होगा और उसके रिलेटेड आपसे वर्ड पूछ लेगा, तब ये चैप्टर आपको काम आएगा। तो एक तरीके का आपका रिविजन ही हो जाना है। तो आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है, बट यस, आपको फायदे जरूर मिल सकते हैं जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो। तो जस्ट गो थ्रू गाइस, कुछ आपको मेमोरी नहीं करनी है, रटना नहीं है। आप बस इनको एक बार देख लीजिए एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अलग से कुछ आपको नहीं करना है। अब मैं आपको कोई अकाउंटिंग टर्म बता रहा हूँ, इसके मतलब नहीं आपको अकाउंट्स करना जाके। सीएसईटी में अकाउंट्स नहीं है भैया, ये हमने शुरुआत में आपको बता दिया था। आइए देख लेते हैं, बहुत काम की चीज है, फटाफट हम देखेंगे और इसका कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टेक मी आउट, टेक मी आउट राहुल, टेक मी आउट। चलिए आइए, ये देखिए बहुत सारे फुल फॉर्म्स। ये देखो, फटाफट आपको देखना है बच्चों, काम की चीजें हैं, हमेशा सुनने को आपको मिलेगा। यस, आप जानते जाओगे और आपको पता चलता जाएगा। देखिए, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यस, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बारे में आपको बहुत करंट अफेयर में पढ़ाया होगा, आपको इसका इकोनॉमिक्स पढ़ाया होगा, बट इतना फुल फॉर्म हमें जान के रखना। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट बैंक है, ये इंडिया की नहीं है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। देन एसोचेम, यस वेरी इंपॉर्टेंट। आए दिन इसके बारे में आपको खबरों में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हमारा इंस्टीट्यूट से बहुत सारे एंगल से ये जुड़ा हुआ है। इसका नाम है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, प्यार से इसको एसोचैम कहते हैं। क्रिसिल है, तो क्रिसिल का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बच्चों, ये एक रेटिंग एजेंसी है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया जो आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों, जब आप कोई भी सिक्योरिटी या इश्यूज वगैरह लाते हो पब्लिक में, आईपीओ लाते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक और फुल फॉर्म आपके लिए। ठीक है, उस समय ये रेटिंग देती है, रेटिंग प्रोवाइड करती है, जिसके आधार पर एक इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना है, उस कंपनी के शेयर उसको लेने हैं कि नहीं लेने हैं, राइट। तो ये एक रेटिंग एजेंसी का नाम है ईडी। आए दिन आजकल खबरों में काफी सुना होगा आपने, चर्चे में रहा होगा, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बच्चों, ये फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं, जिनमें हवाला कह लो, मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करना, ऐसे केसेस में ये डिपार्टमेंट, ये उनकी पुलिस है बच्चों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग टर्म बच्चों, मतलब एक शेयर पे कितने रुपए का अर्निंग मिलती है, इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं डिविडेंड, यानी एक शेयर पे जो कमाई मिलता है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं ईपीएस। ईशॉप बच्चों, नॉर्मली जब इंप्लॉइज को शेयर अलॉट किए जाते हैं उसे ईशॉप कहते हैं। जैसे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऑप्शन क्यों, कंपनी को मैंडेट नहीं है, कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो ना दे। FIPB ये भी इंपॉर्टेंट है, एक डिपार्टमेंट है बच्चों, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, जो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। आप लोग आए दिन FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक और आपके लिए फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करना है, बहुत सारा कॉमन सेंस नॉलेज के साथ ये काम आएगा। FIPB फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स को है वो देखती है। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। IAS, अच्छा ये IAS ऑफिसर वाली बात नहीं है, ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों आजकल IFRS का बारे में आपने सुना होगा, ये मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। IFRS यानी दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको दुनिया भर में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना बच्चों, जो हमारी इंस्टीट्यूट ICAI, जो हमारे सौतेले भाई हैं सीए वाले, उनकी इंस्टीट्यूट बनाती है। हमारी इंस्टीट्यूट क्या बनाती है सर, ICSI क्या बनाती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑफ इंडिया बनाती है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, SS सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। और ICAI क्या बनाता है सर, तो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंटरनेशनल इसको IFRS कहते हैं, जो दुनिया भर में लागू किया जाता है। इसके अलावा बच्चों IMF देखो, जैसे ADB है, एशियन डेवलपमेंट, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये दुनिया भर का सबसे बड़ा फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान रखना अपने को। IRDA इंश्योरेंस का रेगुलेटर है बच्चों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके साथ दो तीन और नाम याद करा देता हूं मैं आपको, ये इंश्योरेंस रिलेटेड, यानी इंश्योरेंस सेक्टर का पापा ही है एकदम। तो सर सेबी, सेबी जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किसका पापा हो गया, फिर किसका रेगुलेटर हो गया, वो सिक्योरिटी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट का। इसके साथ ही आपको एक और दो बात बताता हूं, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, वो बैंकिंग सेक्टर का पापा, मॉनिटरी मनी मार्केट का पापा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बच्चों हमारे यहाँ पे दैट्स कॉल्ड पेंशन फंड, PFRDA, वो है पेंशन रेगुलेटर हमारे इंडिया में। TRAI ट्राई, यस, जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो टेलीफोन सेक्टर का फादर है, बोल सकते हैं रेगुलेटर है। इसके अलावा बच्चों NHAI, यस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब चीजें बच्चों आपको फुल फॉर्म के रूप में याद भी रखनी है और पता भी होना चाहिए किस सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मेहनत नहीं करनी है इसमें, बस ये क्या है, ऐसे भी हम चलते चलते पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते इन बातों को ध्यान रखते हैं। बट क्या MCQ पैटर्न एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, थोड़ा कॉशन रखना है इसको। और मैं बता रहा हूँ अलग से मेहनत नहीं करनी है, बट इन्हें देखते रहना है, ठीक है जी। इसके अलावा ये MCA आपको पता होगा, इनके साथ काफी अच्छा परिचय आपका होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बच्चों, ये समझ लीजिए ICAI जो हमारी इंस्टीट्यूट है, ICSI और ICAI जो हमारा सौतेले भाई लोग का इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के लिए उनकी मदर है, ये मतलब मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और आपको पता है हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन जी, ओके। नबार्ड, नबार्ड के बारे में भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यस, ये नेशनली काम करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक के रूप में। नैस्डैक जो है बच्चों, और देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑफ ऑटोमेटिक कोटेशन, फुल फॉर्म याद रखना नैस्डैक। आए दिन आप लोग सुनते होंगे, जैसे हमारे यहाँ सेबी के बारे में चर्चा होती है, जैसे US UK, इन सब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बात करते हो तो नैस्डैक की बात आती है। वहीं पे देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE हमारे यहाँ का, जो ऑटोमेटेड नेशनल लेवल, यानी जहाँ पे इंडिया लेवल तक की ट्रेडिंग होती है, नेशनल लेवल की बहुत ही एडवांस जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE है। सर NSE नेशनल लेवल एक ही हमारी स्टॉक एक्सचेंज नहीं बच्चों, इसके साथ हमारी सबसे पुरानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, दो इंडिया में है, एक BSE और दूसरा NSE। NSE नया है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नाइस, यस, दैट इज NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, देखो NWYSE से पता चल रहा होगा। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यस, साफ्टा जो है दैट लाइक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में इसको बना के रखा हुआ। इसके बारे में करंट अफेयर्स में आप जानोगे, बट फुल फॉर्म आपको जाना है। सेबी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया।
सेबी 1992 में बना था, आजकल बड़ा पॉपुलर है। वो जो स्कैम बोल के वेब सीरीज आई है, लोग देख रहे हैं, उसके बारे में जान भी रहे हैं, उसमें सेबी के बारे में काफी बातें करी गई हैं। आपको वो एग्जाम के बाद देखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज SIB, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ यूके, नॉट इंडिया। गलती से गलत मत की, यहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आजकल बच्चों, इट्स नॉट अबाउट ओनली मैनेजिंग द फर्म और लुकिंग एट द प्रॉफिट एंड बॉटम लाइन, इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग के फील्ड में, हमें फुल फॉर्म जानना है। ट्राई के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, टेलीफोन रेगुलेटर। वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है, आज बच्चों वैट को रिप्लेस करके हम GST सुनते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसमें आपने और दो बातें सुनी होंगी, CGST और GST। SGST मतलब सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। ये आजकल इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो वैट है उसे रिप्लेस करके खत्म कर दिया गया है और उसके जगह GST लागू है पूरे देश में। ये सारे फुल फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, तो बहुत ही आसानी से आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये आपने फुल फॉर्म देखा, राइट? फुल फॉर्म आपने देखा। अब ये सारे फुल फॉर्म जाने के बाद क्या करना है हमको, अब कुछ लीगल टर्म सुनने हैं। अब लीगल टर्म मतलब देखो, आप जब लॉ पढ़ने जाते हैं ये सारी चीजें आपने देखा होगा, सुना होगा, ऑफ कोर्स किया होगा, लेकिन जब उसके बारे में आपको डेफिनेशन दे देता है ना, तो थोड़े हमारा दिमाग का वायर हिल जाता है। तो वायर हिलाना नहीं है, अपने को थोड़ा सा समझदारी से टर्म्स को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम बात करें एफिडेविट के बारे में, हम सुना है, हम जानते भी है, बट एफिडेविट का डेफिनेशन जब आ जाए आपके सामने और उसके सामने चार वर्ड उन्हें बोले कि इसमें एफिडेविट, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा टर्म एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत सारे टर्म तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ जान लेते हैं। एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हमने ऑर्गेनाइज करके रखा है किताब में, अल्फाबेटिकली दिया है, हमने इसको क्या कर दिया, फुल फॉर्म्स को अलग कर दिए, लीगल टर्म को अलग कर दिए, इकोनॉमिक्स वाले टर्म को अलग कर दिए, अकाउंटिंग टर्म को अलग कर दिया, तो ऑटोमेटिक हमारा काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। लेट्स गो एंड डू इट। चलिए इसको पढ़ते हैं राहुल। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है बच्चों। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला, लीगल टर्म फटाफट देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सिग्नेचर होता है कि भाई आपने, जो क्लर्क होता है या जो अटॉर्नी होती है ना कोर्ट में या लीगल ऑफिस में, आप जहाँ पे वो सर्टिफाई करके देता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ये उसके या हमारे सामने जो है रखा गया है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक तरीके का आपको रिटर्न में एक पर्ची दी जाती है, एक तरीके का रिटर्न कॉपी दिया था, एक्नॉलेजमेंट दिया था कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको हमने नोट कर लिया, रजिस्टर में एंट्री कर ली, वॉटेवर। एक्ट ऑफ गॉड बच्चों नॉर्मली टॉट जो हमने पढ़ा था तो उसमें जाना था एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। एक्ट ऑफ गॉड नॉर्मली वो सारे चीजों को, ये नॉर्मली इंश्योरेंस का टर्म है जहाँ पे ये बात की जाती है कि भाई वो रिस्क या डैमेज आपको जो हुआ वो क्यों हुआ, नेचुरल वर्ड देखिए, नेचुरल कॉज के कारण हुआ जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। अब जैसे प्रलय हुआ था केदारनाथ में, राइट, या सुनामी आती है, राइट, भूकंप आता है, या आप देखते हो कभी भूखलन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब चीजें जो आती है वो अपने हाथ में नहीं है, हम और आप नहीं कर सकते ये। तो ऐसे हरकतों को जरा कुछ होता है तो देन दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड। और नॉर्मली उसके लिए हम कवर या रिस्क डैमेजेस या तो नहीं रखते हैं, इंडिया में नहीं रखा जाता है, बट अब बहुत सारे कंट्रीज लॉज में बदलाव कर रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड के इंसिडेंट्स को भी कवर किया जाता है। तो ये एक इंश्योरेंस का टर्म है। और एक्शन का बात सुनिए, मतलब ये क्या होता है बच्चों, कोई भी लॉ सूट यानी लॉ केस में मैं बोलता हूँ आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग, आप जानते हो दो तरीके के प्रोसीडिंग होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो ऐसे केस में जहां पे वन पार्टी सूज अनदर फॉर द रॉन्ग डन और प्रोटेक्ट्स अ राइट और टू प्रिवेंट अ रॉन्ग, कुछ भी चीज इस तरीके का एक्शन लिया जाता है। एक्शन मतलब नॉर्मली आप जानते हो डिशुम डिशुम, तो डिशुम डिशुम नहीं है यहाँ पे भाई कोर्ट में देख लेंगे, चलो कोर्ट में देखेंगे तुमको, दैट्स लीगल एक्शन है लॉ सूट के केस में। अब ये देखिए एडजॉर्नमेंट, बहुत बार आपने मीटिंग्स वगैरह या कोर्ट में आपने सुना होगा कोर्ट की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जाती है, तो मीटिंग इज बीइंग अडजॉर्न। तो अडजॉर्नमेंट का मतलब पोस्टपोन्ड होता है कॉन्टिन्यूअस कोर्ट के सेशन को, अगर नेक्स्ट अनदर टाइम के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं हुआ उसको हमने नेक्स्ट डे शिफ्ट कर लिया तो उसे हम पोस्टपोन ही कहेंगे, लेकिन स्टार्ट करके उसे दूसरा डेट दिया जाता है, तो अगले डेट को जो वापस वो रिज्यूम होता है, दैट्स कॉल्ड टू बी कंटिन्यूड या एडजॉर्न। एफिडेविट जो मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो बंदा
जुडिशियल ऑफिसर के सामने, नोटरी पब्लिक के सामने, ओथ कमिश्नर, ये तीनों एक जैसे लोग होते हैं, इनके सामने एडमिशन करता है कि भाई जो भी वो कोर्ट में बोलेगा वो सच बोलेगा, और वो जो बोल रहा है उस बात के लिए वो जिम्मेदारी ले रहा है, एफिडेविट कर रहा है। तो कोई भी चीज बच्चों कोर्ट वगैरह में आप नॉर्मली जाकर बोलोगे सर हम ये बात कहना चाहते हैं, हम ये सबूत पेश करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके सामने क्या देनी पड़ेगी? एफिडेविट देनी पड़ेगी कि भाई कल जाके आप उसे मुकरे ना। ओके, एफर्मेशन का मतलब होता है डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ द perjury by a person who will not take an oath for religious or other reason। मतलब जैसे कई बार धर्मों के कारण, जैसे हम तो चलो गीता को मानते हैं, बट क्या सारे धर्म के लोग गीता को मानते हैं? नहीं। बट फिर भी वो एक अफर्मेशन देते हैं कि मैं जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो मतलब विदाउट पुटिंग हैंड ऑन गीता एंड सीता एंड टेकिंग द कसमा, इसके अलावा आप क्या करते हो? डायरेक्टली अपने हिसाब से ओथ लेते हो। So that's affirmation. Then with annual return, very important बच्चों, हर कंपनी को एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, स्टैट्यूटरी लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है हर साल। एनुअल है ना, किसको फाइल करना पड़ता है? हमारी मम्मी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास। कंपनी का जन्म से लेके मरण तक सारा कामकाज किसके पास होता है? आरओसी, जो अभी ऑनलाइन हो चुका है, जिसका नाम है MCA 21। उसके में सारे पर्टिकुलर्स, क्या क्या पर्टिकुलर, कंपनी का स्टेटस क्या है, नाम, डायरेक्टर्स का नाम, शेयर होल्डर्स का नाम, कंपनी के डेट्स वगैरह कितने हैं, एक्सेट्रा, शेयर कैपिटल कितना है, वो सारी बातें एनुअल रिटर्न हम बताते हैं। कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है, बट इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल। अपील का मतलब क्या होता है? अपील इज अ प्रोसेस बाय विच द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लॉ ऑफ अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल इज क्वेश्चन इन द हाई कोर्ट। यानी अगर छोटे कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा किए गए कोई फैसले को अगर हम बड़े कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं कि देखो हम इससे सहमत नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अपील नेचुरल राइट नहीं होता। उसके लिए उस ऑर्डर में, कोर्ट के उस ऑर्डर में बात बतानी होगी कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। हर अपील, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। अभी जाके जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो और डिटेल में आपको समझाएंगे सीआरपी से सीपीसी के तहत जो अलग अलग कानून है। बट इतना रखे, अपील लोअर कोर्ट के फैसले, ट्राइब्यूनल के फैसले के द्वारा, फैसले के खिलाफ आप ऊपर के कोर्ट में जाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये नेचुरल नहीं है कि हर बार आप ऐसा कर सके। आपको इसके लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ता है, यानी वो एक्ट में या उस ऑर्डर में लिखा होगा तो ही। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, ऑफिशियल कोर्ट फॉर्म फाइल्ड विद द कोर्ट क्लर्क विच टॉक्स दैट द कोर्ट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ केस। तो आप ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर उठ के खड़ा होकर कुछ भी बोल देगा किसी के खिलाफ। फिल्मों में ऐसा होता है। लीगल लाइफ में आपको अपना अगर अपीयरेंस करना है तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा। उसके लिए अलग से एफिडेविट देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर केस में इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप सीएस हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, और आप मान लीजिए कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, कैट एक और फुल फॉर्म बच्चों, जो कंपटीशन एक्ट में देखती है, या सीसीआई जिसको हम बोलते हैं, उसकी बॉडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या आप सेबी या सैट के पास अपीयर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के केस को, तो उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा। राइट? ठीक है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्या है देखो, एपेलेंट। एपेलेंट मतलब क्या होता है? जो पार्टी अपील करता है एक डिसीजन या जजमेंट में हायर कोर्ट में। अब जो केस फाइल करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेंटिफ कहते हैं ना। राइट। और जो अपील फाइल करेगा उसे एपेलेंट कहेंगे। बहुत सिंपल है। तो जिसके खिलाफ केस फाइल करोगे उसे डिफेंडेंट, और अब मान लीजिए अपील अपेलेंट के खिलाफ रेस्पोंडेंट हो गया, और प्लेंटिफ के खिलाफ क्या होगा बच्चों? डिफेंडेंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपेलेंट के सामने कौन होगा? रेस्पोंडेंट, और प्लेंटिफ के सामने कौन होगा? डिफेंडेंट। ओके, चलिए आर्बिट्रेशन क्या होता है बच्चों? ये एक बहुत प्यारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक तरीका है। मतलब इसमें बिना कोर्ट में गए कोर्ट जैसी एक जबरदस्त कार्रवाई हम कर सकते हैं। यानी आउट ऑफ कोर्ट जाके कोर्ट जैसा ही फॉर्मल डिसीजन लिया जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन के केसेस में ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें? बार्गेनिंग कर सकें और केस को जल्दी 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 सॉल्व कर सके दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ। ये भले आर्बिट्रेशन जो है उसका, देखो आर्बिट्रेशन एक लीगल प्रोसेस भी है। यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन है वो एक अकाउंटिंग टर्म भी है। यहाँ पे क्या कहते हैं? जैसे आर्बिट्रेज बोलते हैं उसको प्यार से, कि दो मार्केट में अलग अलग प्राइसेस, मान लीजिए एक्स जो है, ए जो है वो एक मोबाइल लेता है एक्स मार्केट से,
वहां पे इसको 10,000 में मिल जाता है, और वही ए जाता है दूसरे मार्केट यानी वाई मार्केट में मोबाइल लेने के लिए, वही मोबाइल उसे 10,500 रुपए में बिकता हुआ दिखता है। तो क्या करेगा, इस मार्केट जहां वो सस्ता है वहां से खरीदेगा, और इस मार्केट जहां वो महंगा है यानी एक्स मार्केट से खरीद के वाई मार्केट बेच देगा सेम मोबाइल, क्योंकि उसको दोनों में मार्केट में अलग प्राइस दिखी, तो सस्ते मार्केट से खरीदेगा और महंगे मार्केट में जाके बेच देगा, और देखो उसे 500 को फायदा होगा। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेशन। ये स्टॉक मार्केट में किया जाता है। एनएससी बीएससी के प्राइसेस डिफरेंसेस होते हैं, सेम प्रोडक्ट होता है, उसका फायदा उठा के लोग पैसे कमा लेते हैं। और आर्बिट्रेशन में जो आपको दूसरा तरीका बताया लीगल वाला, आउट ऑफ कोर्ट बट कोर्ट का फैसला। अरेस्ट आप जानते हो, एक किसी बंदे को कस्टडी में लेना, कस्टडी यानी बच्चों पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी या लीगल कस्टडी में लेना पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, जिसके ऊपर चार्जेस किए हो कोई क्राइम करने का, तो उसे अरेस्ट कहते हैं हम लोग। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी को राइट, टाइटल या इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना, उसे असाइनमेंट कहा जाता है। एक लीगल इफेक्ट होता है जिसके थ्रू आप उसको बेनिफिट ट्रांसफर करते हो। याद रखना, लाइबिलिटीज असाइन नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ एसेट या बेनिफिट्स असाइन किए जा सकते हैं। किसी को लोन आप असाइन नहीं कर सकते, लेकिन यस उसका बेनिफिट जरूर असाइन कर सकते हो। इसके बाद बच्चों अश्योरेंस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ओरिजिनली जो ये टर्म है वो कई बार कई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। जैसे अगर हम कहें डेथ इंश्योरेंस ले लिया आपने, कवर ले लिया, तो ऑब्वियसली अगर डेथ हो गई किसी भी कारण से, देन दैट लॉस विच हैपेंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, फायर लग गया या लाइटनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसे जो नुकसान हुआ उसके लिए अगर हम आपको कोई कंपनसेट करने की बात करें तो दैट्स कॉल्ड अश्योरेंस। अटैचमेंट भी एक लीगल टर्म है बच्चों। प्रॉपर्टी एसेट्स को ले लिया जाता है फॉर फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं दाऊद इब्राहिम या विजय माल्या जैसे जो क्रिमिनल्स हैं जो हमारे देश से जा चुके हैं, हमारा नुकसान करके जा चुके हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज वगैरह को कोर्ट अगर अपने अंडर लेगी और उसे बेचेगी या लोगों को देगी उनके डेट्स को चुकाने के लिए, तो उसे उस कब्जा करने को, उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेने को हम कहेंगे अटैचमेंट। यस, अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑथेंटिकेट करना। ये वर्ड याद रखिएगा, ऑथेंटिकेट करना। जी हाँ, ऑथेंटिकेट करना होता है, करेक्ट है, ऑथेंटिकेट करना होता है बच्चों। ऑथेंटिकेट करके हम मतलब एक तरीके का सिग्नेचर जो होता है वही नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के सामने हम उस चीज को ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट, जैसे बच्चों पहले अटेस्टेशन किया जाता था या ट्रू कॉपी हम आप आम आदमी की भाषा में कहें तो उसी, लेकिन अब ट्रू कॉपी मोदी जी के राज्य में ऑप्शनल हो गया है, इसलिए बच्चों अब उसे अटेस्टेशन के रूप में लीगल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किया जाता है। देन कम्स द ऑक्शन। ऑक्शन एक पब्लिक सेल है, आपने बहुत बार सुना होगा, जहाँ पे ऑक्शनर जो होता है, जो उस पर्टिकुलर गेम का हीरो होता है, वो क्या करता है बच्चों, वो लोगों को जो इन्वाइटीज हैं उनके सामने चीजों को लाता है और बिड्स के द्वारा, आपको याद होगा 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3 और ये आपका हुआ, मुबारक हो, तो वो उसे ऑक्शन कहते हैं बच्चों। हैमर एक तरीका होता है नॉर्मली। अब हैमर का मतलब ये नहीं कि कहीं बेल नहीं हो सकता, कहीं अलग तरीके के मेथड हो सकते हैं। हैमर इज दैट पर्टिकुलर मेथड, मोडस ऑपरेंडी नॉर्मली, जिसके थ्रू हैमर के फॉल के कारण बिड खत्म किए जाते हैं। बेल मेरे बच्चों, बेल क्या होता है, देखो भैया पुलिस ने जब तुम्हें अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया या अपने कस्टडी में ले लिए, तो तुम्हें वहां मन नहीं लग रहा क्योंकि वहां पे मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और पिज्जा हट का पिज्जा खाने को मिलेगा नहीं, तो तुम्हें बड़ी याद आती है, तो उस समय तुम्हारे जान पहचान के लोग जो कॉम्पिटेंट हैं तुम्हें इस बात को प्रॉमिस देने के लिए लॉ के सामने कि हम अपनी प्रॉपर्टी या मनी के आधार पे ये प्रॉमिस देते हैं कोर्ट को कि जब भी आप उस बंदे को जिसको आपने कस्टडी में रखा बुलाओगे, हम लेके आ जाएंगे, टेम्पररीली उसको रिलीज कर देना। तो बेल मिलने का मतलब नहीं कि उसको आजाद कर दिया हमने, बेल का मतलब टेम्पररी रिलीज होता है कि जब भी कोर्ट बुलाएगा हम आएंगे, याद रख लेना बच्चों, ठीक है। बैंकरप्सी, आई ला, लुट गए, नल्ले हो गए। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक लीगल कंडीशन जिसके द्वारा एक पर्सन या बिजनेस जो होती है वो अपने लाइबिलिटीज उनके एसेट से बढ़ जाती है। मतलब बच्चों आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसे केस में आपको हम क्या कहेंगे, इट अमाउंट्स टू बैंकरप्सी। यस, इट अमाउंट्स टू बैंकरप्सी। अच्छा, ये कोई परमानेंट फिनोमिना है क्या? नहीं नहीं नहीं,
जो आज बैंकरप्ट है वो वापस फिर क्या हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, अगर कल लॉटरी लग गई या उसे पैसे मिल गए, पता नहीं कुछ भी हुआ, लेकिन यस ठीक है। इसके बाद में बच्चों बाय सेल एग्रीमेंट क्या होता है, ये नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे क्या किया था, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो सिक्योरिटीज खरीदता है, इसी पर्पज के लिए उसको सेल करना है, ठीक है ना। बोलो सर हम लोग तो सिक्योरिटी इसलिए खरीदते हैं, पर नॉर्मली एक इन्वेस्टमेंट पर्पज होता है, एक होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग वगैरह में ऐसा टर्म यूज किया था कि वो खरीदा इसलिए जाता है कि उसको बेचना है। केस क्या होता है, लॉ सूट को हम केस कह सकते हैं, एक्शन को केस कह सकते हैं, बट वो कोर्ट में होना चाहिए। ओके, केस लॉ मतलब वो जो जजमेंट जो कोर्ट ने दिया था, यूजुअली क्या होता है हाई कोर्ट्स वगैरह के लीडिंग केसेस को, जिसके आधार को, जैसे हमने पढ़ा था ना बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर कॉन्ट्रैक्ट में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, या मोहिरी भी वर्सेस धर्मोदास घोष, या कंपनी लॉ में हमने सोलेमन वर्सेस सोलेमन पढ़ा था। वो क्या था, केस लॉ था, जिसको आधार बना के कई बार बड़े बड़े कोर्ट्स के ये जजमेंट छोटे कोर्ट के लिए क्या हो जाते हैं, एक तरीके के क्या बन जाते हैं बच्चों बताओ, एक तरीके के प्रिंसिपल बन जाते हैं, एक तरीके के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देखो अच्छा वर्ड मैंने आपको बताया, जिसका इस्तेमाल करके छोटे कोर्ट अपने डिसीजन को दे सकते हैं। अच्छा, कॉज लिस्ट, केस लिस्ट का मतलब क्या हुआ, या कॉज लिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो रजिस्ट्री ऑफ मैटर्स टू बी हर्ड बाय द केस में जो 1 2 3 4 करके आज कौन कौन सी कार्रवाई होगी, आज कौन कौन सा केस चलने वाला है, वो नॉर्मली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, कोर्ट तो देखता है। केवेट इम्पटम वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी जब खुले बाजार जैसे स्टॉक मार्केट में अगर तुम जा रहे हो तो गेट पे आपको लिखा दिख जाएगा केवेट इम्पर, मतलब भैया आप जा तो रहे बट इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इफ यू मेक अ चॉइस ऑफ योर ओन देन द रिस्क इज ऑल्सो योर्स, ठीक है। बहुत अच्छा टर्म है, मतलब यहाँ पे एक तरीके की बात बताई गई है, अगर जो रिस्क ले रहा है भैया रिटर्न भी उसी का होगा, तो रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में जाते हैं, मतलब आप अगर चॉइस करते हो तो गलती हुई तो आप ही की होगी। ओके, कोलैटरल का मतलब क्या होता है, एक सिक्योरिटी दी जाती है नॉर्मली फिक्स एसेट्स के रूप में, जिसके द्वारा जो लोन या आपने जो फंक्शन के लिए प्रॉमिस किया है वो निभाया जा सकता है। ओके, कॉमन लॉ वो लॉ जो नॉर्मली हर टाइप के कंट्री में हर तरीके की चीजों के लिए होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स का लॉ, वो एक कॉमन लॉ हो गया, कॉमन लॉ दैट इज ऑलवेज अवेलेबल। कंप्लेनेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट दैट टॉक्स अबाउट कंप्लेन मींस द लीगल डॉक्यूमेंट दैट टॉक्स अबाउट दैट व्हाट यू वांट एंड सर्व विद अ पर्टिकुलर समन और लाइक दैट। तो कंप्लेन का मतलब होता है जिसमें हम लिख के देते हैं भाई ये तरीके की घटनाएं हुई है। कंडीशन का मतलब वो स्टिपुलेशन होता है जिसके आधार पे, अब जैसे हमने फ्रिज लिया था तो उसका कंडीशन क्या था, वो ठंडा करेगा। हमने घड़ी ली थी तो भाई टाइम दिखाएगा। हमने वुलन गारमेंट्स लिए थे, इसका मतलब वो ठंड बचाएगा। तो दैट इज द स्टिपुलेशन, दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए वो चीज ली जाती है, अगर वो ना हो तो उस चीज का मतलब नहीं है। ओके, कंसाइनमेंट नॉर्मली जो बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें गुड्स डिटेल्स के साथ भेजा जाता है एक बंदे के पास से दूसरे बंदे के पास तक, उसे कहते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है जी, बहुत सारे एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो एक साथ मिलके काम करती हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको एक साथ शेयर्स के रूप में उनको डिवीजन देते हैं। कंसोर्टियम मिलजुल के समझो एक संगठन तैयार करना, एक पर्टिकुलर एक ही एंगल से एक ही मैटर के लिए काम करना, बट सही काम के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा लोन सिंडिकेट है, बहुत बड़ा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन चाहिए 1 लाख करोड़ का। अब एक बैंक तो देने से रही, तो क्या करेंगे आपस में बहुत सारे बैंक जुड़ जाएंगे, मिल के वो पैसा अरेंज कर देंगी, दैट कैन बी कॉल्ड एज कंसोर्टियम। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट में खड़े बोल रहा है ओ जज साहब नहीं मानते, क्या कर लोगे हमारा, ठीक है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अवमानना करना यानी डिसओबे करना, और ये क्राइम है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो, ऐसा एग्रीमेंट जिसे कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सके, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या बोलता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इन द लॉ। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, एक बंदा जिसे गिल्टी मिलता है केस में, जिसने कोई क्राइम किया और ही इज फाउंड गिल्टी, क्राइम किया और ही इज फाउंड गिल्टी, दैट्स कन्विक्शन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो नॉर्मली हम सुनते हैं, क्वेश्चन करना बाय अ पार्टी और एन अटॉर्नी यानी जो आपको वकील या जो लॉयर है, किसके केस में, एडवर्स पार्टी के रूप में या विटनेस के रूप में। यानी अगर मान लीजिए ए ने विटनेस पेश किया एक्स को, अब
ए के सामने जो वकील है बी, उन्होंने इसको एग्जामिन किया, उन्होंने क्वेश्चन आंसर करे, दैट्स क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। देन डीड, डीड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइटिंग में साइन किया जाता है, सील किया जाता है, डिलीवर किया जाता है किसके पास, टू अ पर्सन मेकिंग द डीड। जैसे सेल डीड, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल करोगे ना, तो आपके लिए सेल डीड बनाई जाएगी, एक लीगल डॉक्यूमेंट है बच्चों, जिसके थ्रू टाइटल या बेनिफिट्स ट्रांसफर किया जाता है। डिफॉल्ट, आप समझ गए, फेल्स और फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू आंसर इन प्लेंटिव्स क्लेम, जो प्लेंटिव था जिसने केस किया था। डिफेंडेंट, जिसके सामने आपने केस रखा है, जो जवाब देगा सामने वाला पार्टी। डेफर्मेशंस, ओके। डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है बच्चों एक ऐसा अप्रोच जो क्या करता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बताता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बताता है, जी हाँ, लाइक ऑब्टेनिंग अ सिग्निफिकेंट वैल्यू और डिफरेंस दैट कस्टमर्स विल अप्रिशिएट। आप जैसे एग्जांपल ले लो भैया, आईफोन है ना, आईफोन के सामने अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सैमसंग की, हम बात करते हैं ये मी एम आई की, ये सब मोबाइल बहुत अच्छे मोबाइल होंगे, लेकिन आप जानते हो आईफोन के सामने बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएशन वो प्रूफ कर सकता है। डिसमिसल, कोर्ट ने किसी केस के डिसीजन को क्या कर लिया, एंड कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, डिसमिसल। डिस्पोज, यानी लीगल केस जुडिशियल के प्रोसीडिंग्स के बाद खत्म किया गया, दैट डिस्पोज, डिस्पोज करना। डिसमिसल यानी डिसीजन को एंड कर देना इमीडिएटली, डिस्पोजल का मतलब पूरे केस को खत्म करना, दोनों के आसपास मीनिंग है बट टर्म्स अलग है। डैमेजेस, कॉम्पनसेशन देना भैया, अवार्ड कर देना कोर्ट के द्वारा किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो सिविल लिटिगेशन में। डिस्पोजिशन, द मैनर इन विच अ केस इज सेटल्ड और रिजॉल्व। ठीक है। इसके बाद आता है डिसोल्यूशन, द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज इज कॉल्ड अ डिवोर्स। उसी तरीके से द लीगल एंड ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन। एविडेंस का मतलब क्या होता है, टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट किया जाता है किसी केस या ट्रायल में, जिसके द्वारा कोई चीज प्रूफ की जाती है। इसके बाद बच्चों डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आप जानते हो, कोई जैसे इनवॉइस की बात कर ले, यस, जो पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर ले, ऐसा कोई चीज जिसके थ्रू तुम प्रूफ कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट जो है, वो कमोडिटी जो है, उसमें आपकी ओनरशिप है। ठीक है। इस एस्क्रो इज स्पेशल पर्पस अकाउंट बच्चों, अलग अलग टाइप में स्पेशल पर्पस अकाउंट, लीगल डॉक्यूमेंट इन कस्टडी ऑफ अ थर्ड पार्टी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले, हम कंपनी है शेयर होल्डर्स के लिए, तो कंपनी सारा पैसा एक थर्ड पार्टी, एक बैंक में रखवाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। मिलेगा किसको पैसा, शेयर होल्डर को। तो ये कंपनी का पैसा मिलेगा शेयर होल्डर को, लेकिन हम रखवा किसके पास रहे, थर्ड पार्टी के पास। एस्क्रो होता है थर्ड पार्टी के पास, डॉक्यूमेंट सेपरेटली रखा जाए, स्पेशल पर्पज के लिए होता है। एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है सम एक्शन, नॉर्मली द पेमेंट ऑफ मनी that taken where there is no legal necessity to do so। अब जैसे बोनस की बात कर लेते हैं, तो बोनस जो, जिनको बोनस अंडर द बोनस एक्ट मिलता है उनके लिए एक्स ग्रेटिया नहीं हुआ, लेकिन रेलवे एम्प्लॉय जिनको बोनस देना अनिवार्य नहीं है, वो नहीं मानते, तो उन्हें फिर भी पैसा दिया जाता है बोनस के टाइम पे ही, तो उसे बोनस तो नहीं कह सकते क्योंकि उनको बोनस नहीं अलाउड है, यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉयज को या टीचर्स को, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, एक्स ग्रेटिया के रूप में पैसा दिया गया। एक्स पार्टी, एक तरफा फैसला, जहां पे एक वन साइडेड केस ओनली, जहां पे सामने वाली पार्टी नहीं आई या उन्हें कोई प्रूफ नहीं किया, तो कोर्ट ने एक तरफा फैसला कर दिया, एक्स पार्टे। एक्स चेक के मतलब क्या होता है, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, एक्सचेकर सुना होगा आपने कई बार कि सारा पैसा एक्सचेकर में जाके जमा होता है गवर्नमेंट के। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा बंदा जिसका नाम, जिसने विल बनाया है, जिसने विल बनाया है, अ पर्सन नेम्ड इन द विल ऑफ द डिजीज टेस्टेटर। टेस्टेटर जो बिल बनाता है, जिसके लिए बिल बनाई गई है, ठीक है, जो एडमिनिस्टर कर सकता है या जो काम करेगा, उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटर। फाइंडिंग, कोर्ट, जो कोर्ट या जूरी का डिसीजन इन अ पर्टिकुलर केस, अ फैक्ट। फर्म ऑर्डर, फर्म ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट टू सेल अ सर्टेन प्राइस सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है। फर्म ऑर्डर मतलब एक तरीके का कंफर्मेशन एडवांस में। गारंटी का मतलब जानते हो बच्चों, एक तरीके का श्योरिटी देना राइटिंग के अंदर कि भाई ये काम अगर वो नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी हम ले लेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको याद होगा, गारंटर जो ये काम करता है जिसको हम श्योरिटी भी कह सकते हैं। उसके गार्डियन बच्चों आप जानते हो कई केसेस में किसी बंदे का किसी अदर पर्सन का टेक केयर करना या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, और नॉर्मली हमने माइनर के केस में बातें सुनी है कई बार, लुनेटिक माइनर या इनकेपेबल पर्सन जिनके लिए लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। हेबियस कॉर्पस, आपने रिट्स के बारे में सुना होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय, ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है बच्चों, जिसके थ्रू क्या किया जाता है बच्चों, कोर्ट ये बात प्रूफ करती है कि भाई अगर आपके पास लीगल कस्टडी नहीं है किसी को प्रिजन में रखने का तो उसे प्लीज छोड़ दिया जाए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट बताएगा कि उसे आपको रखना है कि नहीं रखना। हाइपोथिकेशन आप जानते हैं एक तरीके का गिरवी रखवाना, मॉर्टगेज बोलो या प्लेज बोलो, जिसके तहत आप लोन को सिक्योर करते हो। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट समवन फॉर द लॉस, याद रहेगा, जो फ्यूचर में हो सकता है। इंडेंचर का मतलब क्या होता है, एक डीड साइन किया जाता है इस तरीके से कि उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सके, दोनों पार्टी को एक एक हिस्सा मिल सके। आजकल तो चलो जेरॉक्स चलता है, पहले बच्चों इक्वली कट करके हाफ ऑफ देते थे, जब तक उसे ज्वाइन नहीं करते थे तो उसका मीनिंग नहीं पता चलता था। एक तरीके का समझिए क्या ये, साइन बिटवीन टू और मोर पार्टीज एज अपोज टू वन मेड बाय सिंगल पार्टी, दोनों पार्टी साइन करेंगे तो इंडेंचर। इंस्ट्रूमेंट एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट। इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा दिया गया एक डायरेक्शन जिसके द्वारा किसी बंदे को पार्टी को टू अ केस अ डिक्री तत्काल रिलीफ मिलता है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के जैसा है, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एंटिटी इनसफिशिएंट फंड्स के कारण अपनी लायबिलिटी मीट नहीं कर पा रही है तो उसे बैंकरप्सी के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है कोर्ट को, उस सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। नॉर्मली जो कोर्ट्स या जो फर्म्स होती हैं उनकी इंसॉल्वेंसी आती है। इनसाइडर ट्रेडिंग गलत काम, जब कोई बंदा जिसके पास कोई ऐसा खुफिया खबर है कंपनी रिलेटेड, प्राइस सिक्योरिटी प्राइस सेज रिलेटेड, जो उसे पब्लिक नहीं करनी चाहिए थे बट उसने करा और अपना फायदा उठाया, तो जैसे घर का भेदी लंका ढाए विभीषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बंदे जो कंपनी में होते हुए कंपनी के इंफॉर्मेशन जानते हुए वो किसी और को शेयर करें, दैट्स कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, दैट इज अ क्राइम अंडर सेबी लॉ। इंश्योरेंस का मतलब जानते हैं, ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा इंश्योरर जो है वो अग्री करता है कि आपके फ्यूचर अनसर्टेन लायबिलिटीज को वो पे करेगा सब्जेक्ट टू और रिटर्न कॉल प्रीमियम के रूप में, प्रीमियम उसके बदले आप उसको दोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के दौरान, जैसे पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क को हम क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यस, इसके अलावा बच्चों जूरी, अब जूरी सिस्टम इंडिया से हट गया, लेकिन पहले जैसा आपने रुस्तम देखा होगा अक्षय कुमार वाली मूवी, उसमें दिखाया गया कोर्ट के सामने बहुत अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को बुलाया जाता है, एमिनेंट लोगों को बुलाया जाता है, उनसे भी उनकी राय पूछी जाती है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, बट जूरी सिस्टम नानावती केस के बाद खत्म कर दिया गया। लाउंडरिंग का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू तुम व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट करते हो, दैट्स कॉल्ड लाउंडरिंग। गलत तरीका ये, इसमें क्राइम ही होता है। लीज, जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट बोलते हैं, ऐसे लीज होता है, प्रॉपर्टी को खासकर इनमेल प्रॉपर्टी को किसी को टेम्परेरी पर्पस के लिए दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी रेंट, दैट्स कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज जो अभी करंटली इन फोर्स है, जैसे हमारे करंट 500 2000 रुपीज के नोट, 100 रुपीज के नोट, जो लीगल टेंडर है जिसके द्वारा अभी वो आज के डेट में करेंसी नोट एप्लीकेबल है। अब ऐसा नोट जो रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया, और याद होगा आपको नोटबंदी के टाइम पे, अब वो नोट लेके आओगे, दे आर नॉट लीगल टेंडर मनी। लिबल एक जानते हैं टॉट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक डेफमेशन है जिसके थ्रू हम एक टेंजिबली किसी का इंसल्ट करते हैं, किसी के लिए ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है और अपोज टू द पर्सन्स रेपुटेशन होता है। इसके साथ स्लिंडर भी हम पढ़ते थे, वो थोड़ा लाइटर फॉर्म था, जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न में किसी को गालियां देना, दैट्स कॉल्ड लिबल, बट वही उसके कान में जाके गालियां देना जो कोई और ना सुने प्राइवेट में, तो दैट्स कॉल्ड स्लिंडर। या तो नॉर्मली क्या होता है, स्लिंडर जो होता है वो थोड़ा लाइटर फॉर्म में होता है, अनटेंजिबल होता है, उसको प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर उसके बिना अगर वो काम आप करते हो, परमिशन काम करते हो, जमीन पे काम करते हो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी माइन का लाइसेंस या गाड़ी चलाने का लाइसेंस, बिना उसके तुम काम करते हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट। लियन एक तरीके का राइट है, राइट टू रिटेन समथिंग,
सम एसेट्स, जब तक कि आप वो जो प्रॉमिस आपने किया था पूरा ना करें आप, अगर आपने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया तो रिटर्न कर दिया जाएगा, वरना वो उनके पास रहेगा। जैसे किसी का सामान आपके पास है बट उसके बदले में जो आपका जो लीगल खर्चा लगा तो अगर सामने नहीं दे रहा, यू कैन कीप दैट। लिक्विडेटर, जो वाइंडिंग अप, जो ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा वाइंडिंग अप कंपनी के लिए, पूरा कारनामा संभालने के लिए, दैट गाय इज कॉल्ड लिक्विडेटर। लिटिगेंट, पार्टी टू अ केस इज कॉल्ड लिटिगेंट। मीडिएशन एक तरीका है जिसके द्वारा मीडिएट करके डिस्प्यूट को सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। आपने अगर वास्तव पिक्चर देखा हो तो उसमें जो दोनों गैंग के बीच में सेटलमेंट कराई जाती है, मांडवाली अपने भाषा में कहे तो मांडवाली इज कॉल्ड मीडिएटर। उसके बाद बच्चों मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेरे दो अनमोल रतन, कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, समझो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वो सारी बातें, 6 बातें याद होगा, और ओपीसी के केस में 7 बातें लिखी जाती है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन हो जो उसको पढ़ के कंपनी से कोई डील करने आ रहा है तो दे मस्ट रीड एमओए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मली चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक नोट, ट्रेजरी बिल, इन सबको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ मनी या प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट आसानी से किया जा सकता है, दैट्स कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मॉर्गेज एक तरीके का ये गिरवी रखना है, बट यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इसके नो डिलीवरी पीरियड, मैंने बताया ये नॉर्मली ना बच्चों ऐसा समझो कंपनी के लिए ये क्या हो गया, हॉलीडे। इस समय कंपनी शेयर्स वगैरह में ट्रांसफर का काम नहीं करती, डिलीवरी वगैरह नहीं देती, एक तरीके उस समय ट्रांसफर बुक्स बंद रहते कंपनी के। जैसे मान लो एजीएम चल रहा है तो एजीएम कंपनी करे कि आपका शेयर ट्रांसफर करे। एजेंडा, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं मीटिंग में उसे एजेंडा कहते हैं, जो पर्पस है आपका। नॉन ऑपरेटिव एसेट इन, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो नॉर्मली काम में नहीं आते या उनके लिए क्रिटिकल कंपनी नहीं होती, कंपनी इज नॉट हैप्पी विद दैट, मतलब एक तरीके का जमीन जिस कोई केस में चल रहा है, या कोई ऐसा समझो इनटेंजिबल एसेट्स जिसके लेकर के अलग से हम नहीं वैल्यूएशन दिखा सकते। ओके। एनोटाइज का मतलब होता है फॉर्मली कंप्लीटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय एक्नॉलेजमेंट और ओथ। नोटरी पब्लिक वो बंदा होता है जो सर्टिफिकेट को अटेस्ट या सर्टिफाई करता है। पेटेंट आप जानते हो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि इनोवेशंस वगैरह के लिए दी जाती है, जैसे दवाइयां बनाना, अभी कोरोना वायरस का कोई दवाई बनाए कंपनी तो उसे पेटेंट ग्रांट की जाएगी कि उसने एक इन्वेंशन किया। पेई का मतलब जिसे पैसा मिलता है उसे पेई कहते हैं। ऑर्डर, जिसके थ्रू आप कोर्ट या जजमेंट कोर्ट प्रोड्यूस देती है आपको पर्टिकुलर केस में। क्या हुआ? हाँ लो ना, कांग्रेट्स। तो पानी भी पिला देते तो अच्छा नहीं होता? बोलो बाढ़ में जाइए, पहले मुझको वो दीजिए, ले सुनो। क्या चाहिए? ओटीपी चाहिए? ओटीपी है राहुल, लिख 280620। 280620 मैम, तो बोलो 280620 चिल्ला यहाँ पे। तेरी तबीयत खराब है राहुल, यू नॉट वेल, गो फॉर चेकअप। वो नहीं बोला बेटा, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, खांसी ठीक हो जाए तो। तुम हनी वनी क्यों नहीं ले रहे हो यार? हनी तो ले सकते हो, हनी से तुम्हें इन्फेक्शन है क्या? 2 चम्मच हनी सुबह शाम लो ना, ठंडी के टाइम ऐसे स्किन बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। स्टार्ट करें? लो। अच्छा काट दोगे इतना दूर? चलिए। तो बच्चों प्रिजूरे का मतलब मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर द ओथ, और उसके बाद तुम्हारी लग जाएगी। ओके, क्योंकि कोर्ट के सामने झूठ बोलना मतलब भगवान के सामने झूठ बोलना, फिर तुम्हारी बेटा बैंड बज जाएगी। पिटीशन का मतलब होता है फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, जिसके द्वारा सारी प्रोसीडिंग की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो पिटीशन मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके बाद कोर्ट आपके केस को सुनती है और कार्रवाई करती है। एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट होता है कोर्ट को। पिटिशनर जो पिटीशन दाखिल करता है कोर्ट में। प्लेंटिफ, जो इस बंदे को साथ नाइंसाफी हुआ, जिसने बोला कि नहीं भाई सिविल या क्रिमिनल केस में, उसे हम पिटिशनर या कंप्लेनेंट कहते हैं। प्ली, जो एन अक्यूज्ड पर्सन आंसर टू द क्रिमिनल चार्जेस, फॉर एग्जांपल नॉट गिल्टी और गिल्टी और नो कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड प्ली। व्हाट यू आस्किंग फॉर? प्ली बार्गेन, आर्ग्यूमेंट किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ के साथ कि भाई हमारी ये गलती नहीं है, अगर ये है तो ऐसा क्यों है।
प्लीडिंग मतलब कोर्ट का वो डॉक्यूमेंट जो फाइल किया था जिसमें वो सारी बातें प्लीज वगैरह लिखी जाती हैं, केस के मोशंस डिसमिस किया जाए मोशन या कोई एक्सेप्ट किया जाए, उसे प्लीडिंग कहते हैं। मतलब एक तरीके का पेटिशन ड्राफ्टिंग को प्लीडिंग कहा जाता है। प्रोसिक्यूट का मतलब कैरी आउट एंड कॉज जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट इज द प्रोसीड अगेंस्ट अ पर्सन क्रिमिनली। प्रोसिक्यूट करना क्रिमिनल केस में इस्तेमाल होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुना होगा आप लोगों ने। प्रोसिक्यूटर वो जो प्रोसिक्यूट करने वाले बंदे को, सरकारी वकील, अटॉर्नी। प्रोस्पेक्टस कंपनी के द्वारा इशू किया डॉक्यूमेंट जिसके तहत कंपनी लोग को अपनी सारी इंफॉर्मेशन बता के शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है शेयर देके। प्रॉक्सी आपके आप में कोई और बंदा नॉर्मली जो आपके अधिकार को इस्तेमाल करता है उसे प्रॉक्सी कहते हैं। नॉर्मली मीटिंग्स वगैरह में हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। कोरम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए एक मीटिंग में, वरना वो मीटिंग पूरा नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लीजिए आपकी शादी है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए, आप और आपकी होने वाली, वरना बेटा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस दिन नॉर्मली कंपनी क्या करती है, अपने स्टेट में बता देती है भैया इस दिन डिविडेंड या कुछ राइट्स हम देने वाले हैं, तो हम बुक क्लोज कर रहे हैं, इसी दिन ये फैसला लिया जा रहा है। मान लीजिए कोई बोर्ड मीटिंग जिस दिन डिसाइड किया गया कि भाई इतना देर से इतना तारीख तक हम ये करने वाले हैं, तो दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग। बहुत सारे मेथड, ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन अबाउट द होल बाय एग्जामिनिंग द पोर्शन ऑफ इट, selecting from the random is, that's a good word, selecting from the random। स्कैम लो भैया, बहुत पॉपुलर वर्ड अभी तो चल रहा है, इस पे नाम भी आ चुका है। द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वेयर यूजुअली स्मॉल सम ऑफ मनी इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड बाद में उसके बारे में पता चल जाए, स्कैम। ठीक है ना, स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम भैया, याद करो। स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट भी तो तुमसे कुछ चंदा लेगी ना। ए भाई, इतना कुछ तुमको जमीन देती है, इतना कुछ काम करती है, थोड़ा चढ़ावा दो यार। तो चढ़ावा को हम स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। नॉर्मली ड्यूटी का मतलब चार्ज, ट्रांसफर ऑफ शेयर करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसा एक ऑर्डर जो अभी तक फोर्स में है ना, जो विड्रॉ नहीं किया गया। जैसे मान लो लॉकडाउन लगा था तो स्टैंडिंग ऑर्डर था ना। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब ऐसी किताबें जो मेंटेन करनी पड़ती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है कंपनी के केस में, मेंटेन करना ही पड़ेगा। सब जुडाइस का मतलब मैटर पेंडिंग और पेंडिंग डिसीजन बाय अ कोर्ट इज कॉल्ड सब जुडाइस। तो कहते हैं कोर्ट में केस है, अभी भी चल रहा है भाई, फैसला नहीं है, सब जुडाइस हो जाएगा अगर हम कुछ बोलेंगे तो। एक बार फैसला कर लें तो उसके बाद जो तुमको करना करो। सब्रोगेशन का एक लीगल प्रिंसिपल ये है कि इंश्योरेंस में इसका इस्तेमाल होता है। ये वो समझो कि अगर तुमको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, उसके बाद का जो बचा हुआ इंडेमनिटी का, उसके बाद का बचा जो स्क्रैप वगैरह है या उसके ऊपर प्रॉपर्टी राइट किसका होता है, उस राइट को कहते हैं सब्रोगेशन। समन, कोर्ट का बुलावा भैया, लीगल तरीके से कोई तुम्हें बुलाए मोहब्बत से, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है, उसे हम क्या कहेंगे, समन कहेंगे। ठीक है। टेक ओवर, जब एक कंपनी को दूसरे कंपनी उस कंपनी को खरीदना चाहती है, उसके ऊपर कंट्रोल अक्वायर करना चाहती है, उसे हम कहते हैं बच्चों टेक ओवर। यस, बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स। टैक्स हॉलिडे जैसे सेज है हमारा, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक और फुल फॉर्म, जहाँ पे टैक्स वगैरह बहुत समय तक नहीं लगाया जाता है। फ्री ट्रेड जोन्स वगैरह है। टैक्स लियन का मतलब होता है जहाँ पे टैक्स देना था आपको, आपने दिया नहीं, तो डिपार्टमेंट आपको क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह अपने कस्टडी में रख लेगी। टाइटल, जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो अपना ओनरशिप। टॉट, सिविल रॉन्ग सोसाइटी के अगेंस्ट। ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेडमार्क नॉर्मली एक कोई लोगो, डिजाइन, कोई साइन, कोई वर्ड, कोई कलर, जिसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल कैमल या कैमलिन जो ब्रांड है उसमें कैमल का एक फोटो होता है, यस और नो। नाइकी का सिंबल आपको याद होगा। ट्रेसपास टॉट का ही टर्म है, जहाँ पे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब मेरे घर में बिना पूछे, मेरे घर में तुम्हारे, मेरे बगीचे में घूम रहे हो, मुझसे बिना पूछे, अरे भैया नहीं चलेगा, गलत काम है ये। ठीक है। इसके बाद बच्चों ट्रस्टी, ऐसा बंदा जिसके भरोसे पे हमने सब कुछ छोड़ के रखा है। यूनिवर्सिटीज जो राजा महाराजा ने दान करके रखी है गवर्नमेंट को, इस भरोसे से कि गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को पढ़ाने में वो उसका इस्तेमाल करेगी, उसे ट्रस्टी कहते हैं। वकालतनामा, कोर्ट में दाखिल करना, दाखिल किया गया एडवोकेट्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो बोलते हैं कि हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम अपना वकालतनामा दाखिल कर रहे हैं। वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप कोई भी ऑर्डर्स ट्रांसफरेबल कर सकते हो। नॉर्मली इट्स अ कमर्शियल टर्म।
ठीक है। वारंटी, यस, नॉट गारंटी। वारंटी मतलब एक तरीके का क्या करना, ऑब्लिगेशन जिसके थ्रू इंजर्ड पार्टी डैमेजेस मांग सकता है अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। वाइंडिंग अप, कंपनी का बुढ़ापा। अब कंपनी अपने धंधे को बंद करके समेट लेती है और हमेशा हमेशा के लिए गायब होने की तैयारी कर लेती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं राहुल? वाइंडिंग अप। क्या कहते हैं हमें बता दो? वाइंडिंग अप, यस और नो? चलिए, नहीं आया? जी हाँ, ओके। तो आपने देखा ये सारे लीगल टर्म्स बच्चों। इसके अलावा रिट, रिट आपने सुना था? रिट याद है आप लोग को ना? एक तरीका का फंडामेंटल राइट जिसके तहत हम लोग कोर्ट में जाकर के पिटिशन ही करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए। रिट्स एंड रिट पिटिशन वही है। अब इसके रिलेटेड बच्चों, इसके अलावा आगे अकाउंटिंग रिलेटेड टर्म है जिसको आपको वन बाय वन करके देखना है। देखो बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म, आइए देखते हैं उसको। बस एक रैंडमली तरीके से देखेंगे, अकाउंट्स पढ़ना नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। लेट्स सी, चलिए ये क्या है जी अकाउंटिंग टर्म, आओ देखते हैं प्यार से। क्या लिखा है भाई? एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप जानते हो बिल ऑफ एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक पार्टी अगर बिल ड्रॉ करता है सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस देना पड़ता है। जब तक मानोगे नहीं तो पैसा देगा कैसे? इसके बाद बच्चों अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, कोई भी एसेट वगैरह को अक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट होता है। अलॉटमेंट, शेयर जो अलॉट किए जाते हैं, टाइटल दिया जाता है उसे अलॉटमेंट शेयर डिवेंचर को। अमालगमेशन, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलती है, मर्ज करती है। एमोर्टाइजेशन, जो बहुत सारे खर्चे को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ किया जाता है लॉ में। एन्युटी मतलब एक ऐसा फिक्स सम जो कई समय तक छोटे छोटे रूप में दिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के आधार पे। एसेट, संपत्ति आप जानते हैं जो टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिजिकल, कैश कुछ भी हो सकता है। एसेट टर्नओवर मतलब क्या हुआ? अगर हम टोटल टर्नओवर को टोटल एसेट के साथ डिवाइड करते हैं, एसेट टर्नओवर आता है। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि टर्नओवर कितने बार में हमारे एसेट से ज्यादा हो रहा है, राइट? एसेट्स, सेम पॉइंट। देन वी गो बैलेंस शीट। आप जानते हो कि ऐसा डॉक्यूमेंट, पेपर या शीट जिसके थ्रू आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को समझते हो बाय कंपेयरिंग देयर एसेट अगेंस्ट देयर लायबिलिटीज। और कंपनी का रियल फाइनेंशियल पोजीशन उससे ही पता चलता है। साल के एंड में हर टाइप की कंपनी बनाती है। बैंक अकाउंट, जिसमें आप जानते हो which allows account holders to deposit, withdraw money and do other add-on services। बैंक स्टेटमेंट, जिसमें डिपॉजिट, विड्रॉल, पेमेंट्स का डिटेल आपको मिलता है periodically। बुक वैल्यू, कोई भी एसेट का अपना एक वैल्यू होता है जो अपीयर करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मान लीजिए आपने जब परचेज किया था एसेट, बाद में उसकी डेप्रिसिएशन लगाई, जो क्लोजिंग वैल्यू है उसे क्या कहेंगे? बुक वैल्यू। बुक कीपिंग एक मेथड जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड्स वगैरह को प्रॉपरली टाइम वाइज, अमाउंट वाइज, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग से छोटा काम होता है बुक कीपिंग। बाउंस चेक, जब चेक डिजोनर हो जाता है, नॉर्मली बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, आपके भरने में पैसे नहीं है, आपका अकाउंट पैसे नहीं है और चेक आपने इशू कर दिया था, देन दैट इज कॉल्ड बाउंस चेक। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंपनी उस परिस्थिति में होती है कि या तो वो उसके आगे जाए, ज्यादा कमाए तो कंपनी प्रॉफिट करेगी, अगर उसके पीछे कमाए तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगी। ब्रेक इवन मतलब कॉस्ट इक्वल्स टू सेल, यानी रिटर्न इज जीरो। इसके ऊपर जाओगे तो ही बिजनेस बचेगा, नीचे जाओगे तो रोना पड़ेगा। बाई सेल एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। कैपिटल एक ऐसा पूंजी जिसको कैश या एसेट्स के रूप में कंपनी में लगाया जाता है, जिसके आधार पे आप बिजनेस को बढ़ाते हो और इसी को कंपेयर करके हम प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ माना जाता है। कैश डिस्काउंट, नॉर्मली इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो कैश के लिए होती है। कैश अगर आप इमीडिएट पे करते हो तो बिजनेसमैन को फायदा होता है, तो उसके सामने वो डिस्काउंट देने के लिए भी रेडी हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, याद रखिएगा। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू फंड्स आसानी से बिना कैश किए एक बंदे से पास दूसरे बंदे तक ट्रांसफर किए जाते हैं। कमीशन आप जानते ही हैं, कमीशन इज अ काइंड ऑफ पेमेंट विच इज रिसीव्ड और पेड फॉर द पर्टिकुलर वर्क। कॉस्ट, खर्चा, एक्सपेंस या कवर नोट जिसके थ्रू आप कोई डिटेल वगैरह रखते हो, डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी देती है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ लॉस वो कवर करेगी। क्रेडिट नॉर्मली जो होता है वो लाइबिलिटी, लिटरली स्पीकिंग ट्रस्ट और बिलीव होता है कि भाई इतना अमाउंट आप हम आप पे ट्रस्ट करते हैं लोन वगैरह देने के लिए। क्रेडिट नोट, अगर किसी के पास आप सेल्स रिटर्न करते हो तो आपको क्रेडिट नोट मिलता है, क्योंकि आपको पैसे नहीं देना चाहते, आप कभी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और डेबिट नोट एकदम उसका ऑपोजिट होता है बच्चों,
जब आपको पैसे देने होते तब। करंट एसेट्स वो एसेट जिनका टर्म छोटा होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या आपके बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस या सन्ड्री डेटर्स। इसे करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, जैसे बिल्स पेबल, बिल्स अगर बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है तो बिल पेबल क्या हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। करंट डेट का मतलब का जो आज के डेट में आपका कितना एग्जैक्ट डेट है उसको हम कहते हैं करंट डेट। करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी बता दी मैंने आपको। डिवेंचर्स एक सिक्योर्ड लोन जो पेपर के आधार पे लोन लिया जाता है, जैसे शेयर दे करके पैसा लेते हैं, यहाँ पे आप डिवेंचर के रूप में एक लोन डॉक्यूमेंट दे करके पैसे लेते हैं। नॉर्मली ये सिक्योर होता है क्योंकि इसके सामने कंपनी अपने एसेट को प्लेज करती है जो बोरोवर्स होते हैं उनके सामने। डेबिट नोट ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। डेट एंड इक्विटी, यहाँ पे हम अपने लोन्स के सामने अपनी इक्विटी यानी खुद का कैपिटल कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कितना हमारे पास खुद का पैसा और कितना हमारे पास सामने वाले के पैसे हैं। लाइबिलिटी एंड कैपिटल को कंपेयर किया जाता है। डेट फाइनेंसिंग का मतलब बच्चों पूरा जो फंड होता है रेज करने का होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा पोर्शन क्या चीज का होता है, डेट का होता है। डेट फाइनेंसिंग उनके लिए अच्छा होता है जिनके पास बच्चों कॉस्ट, क्योंकि ये सस्ता होता है, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें बाहर वाला का स्टेक आपकी कंपनी में बढ़ जाता है। डेप्रिसिएशन, जिसमें समय के साथ वियर एंड टियर जो होता है आपके एसेट्स पे, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो ऑब्वियसली नॉर्मल है, इसके रिकॉर्डिंग की जाती है बट एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता। डिस ओके, डिसबर्समेंट का मतलब लेजिटिमेट पेमेंट ऑफ मनी फॉर सम काइंड। डिस्काउंट आप जानते हो रिलेशन टू द स्टेटेड अमाउंट के सामने अगर कोई चीज लेस ले लिया जाए। डिसऑनर्ड बिल, डिस्काउंटेड बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ड्यू डेट के पहले पैसा चेंज करके एक्सचेंज करके किसी को थोड़े डिस्काउंट दे करके आप पैसे लेना चाहते हो, मतलब पहले एक तरीके का क्या करना, बिल ऑफ एक्सचेंज को पहले मैच्योर करवा देना। डिविडेंड का मतलब होता है जो शेयर्स के ऊपर रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। नॉर्मली डिविडेंड जो होती है वो कैश पे की जाती है और कंपनी शेयर चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो उसके ऊपर एक तरीके का रिटर्न देती है, उसे डिविडेंड ही कहते हैं। अर्नेस्ट मनी मतलब जो आपका लीगल टेंडर डिपॉजिट मनी है जो नॉर्मली रिफंडेबल होता है, ये एक तरीके का टेंडर वगैरह के केस में डिपॉजिट किया जाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको ईबिटा कहते हैं, ईबीआईटी कहते हैं बच्चों। ये इंटरेस्ट और टैक्स कटने के पहले का जो ग्रॉस अर्निंग होता है उसे कहते हैं। इसके बाद होता है ईबिटा। ईबिटा जो होता है इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये और ग्रॉस खर्चा होता है, इसमें एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड नहीं करते। अलग अलग स्टेजेस में कंपनी को जानना होता है, अगर ये होता तो कितना कमाते, ये नहीं होता तो कितना कमाते। इसके थ्रू कंपनी अपने कॉस्ट की प्लानिंग करके अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकती है। ये तब जरूरी होता है जब आपको पता है कि मार्केट तो लीन चल रहा है और आपको अपने कॉस्ट को मैनेज करना है तब। इकोनॉमिक स्केल बच्चों, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे फायदा उतना ज्यादा होगा। इकोनॉमिक्स का टर्म है, वो कहते हैं ना कि स्केल, इकोनॉमी लार्ज स्केल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा फायदा, कॉस्ट बचता है। इंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर करना। एस्टिमेट का मतलब एक तरीके का कोटेशन करना। एक्स डॉक या शिप या वेयर हाउस, आप जानते हैं जहाँ पे सामान को टेम्परेरी पर्पज के लिए स्टोर किया जाता है फॉरेन ट्रेड के केस में। एंड देन वी कॉल एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो, आज नहीं, यू नो दैट हेल्प्स यू टू मेक योर प्लानिंग। एंड देन एक्सट्रीम वैल्यू, इसका मतलब होता है अमाउंट बाय विच द मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन एक्सीड द अमाउंट दैट कुड बी रियलाइज, ठीक है। फेस वैल्यू, एक कोई भी शेयर या एसेट्स का जो वैल्यू फिक्स होता है जिसको नॉर्मली आप अल्टर नहीं कर सकते और जो नॉर्मली रेगुलेटेड होता है उसे फिक्स वैल्यू कहते हैं। फॉर फेस वैल्यू, फर्म collection of names given by the organization that's called firm. Fixed asset, tangible होता है, tangible वगैरह होता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है। देन वी आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, इसके इंटरेस्ट रेट के जो अमाउंट है वो बदलते रहते हैं हमेशा। वी आर फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ कोर्स बच्चों, जैसे डॉलर इंडिया में रूपी के कंपेयर में अगर फॉरेन में जो करेंसी चलती है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ये सिक्योरिटी भी हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, नॉर्मली जो रेट, जैसे डॉलर वर्सेस रूपी का जो रेट होता है, जब बोलते हैं ना कि डॉलर 70 रुपया है तो 70 रुपया अगेंस्ट इंडियन रूपी, दैट्स एक्सचेंज रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में जारी करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के लिए आज एंटर किए जाते हैं। फॉरवर्ड डेट डिलीवरी जो फ्यूचर में, आज के डेट में हम डिलीवर कर रहे हैं बट मिलेगा आपको फ्यूचर में। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये तीनों स्टॉक मार्केट के टर्म बच्चों, जब आगे जब पढ़ाई करोगे फेमा में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की
तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ये नॉर्मली टर्म है, इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन ट्रेड में। थ्रेट, भाड़ा, गुडविल, रेपुटेशन जो कि एक्स्ट्रा, जिसके थ्रू आप सुपर प्रॉफिट कमाते हो। अब नॉर्मली ऐसा पानी की बोतल जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है और बिस्लरी, उसमें बहुत फर्क होता है। गुडविल इज क्रिएटेड बाय रेपुटेशन, वर्क, मार्केट पोजीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो आप अर्न करते हो विदाउट गोइंग फॉर अदर, मतलब ये प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट है ये। हायर परचेज, नॉर्मली जो आप लोन वगैरह लेते हैं, लोन वगैरह पे, इंस्टॉलमेंट वगैरह पे सामान खरीदते हो हायर परचेज सिस्टम के द्वारा। इनकम टैक्स आप जानते ही हैं, इनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट, इंडेंट, ये सारी चीजें हैं, आपको बस पढ़ने हैं, एक बार देखने हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टाइम बिंग। इसको पढ़िए अच्छे से, इसको पढ़िए अच्छे से, आप जानिए जी। हाँ बच्चों, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको जो सारी बात बताई, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक चीज नहीं है जो आपको कि भाई ये तो हमको नहीं आता, ये समझना है। ये वर्ड याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, या तो इन वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेगा, या तो 4 मीनिंग देकर के आपसे बोलेगा इनमें से बताओ कौन सा राइट वर्ड है, या एक मीनिंग लिखा होगा उसमें रिलेट करेक्ट वर्ड आपको चुनना है। फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, तो एक बार बस पढ़ लीजिए, अलग से इसकी तैयारी नहीं करनी है। आप जब पूरा सिलेबस पढ़ते हो उसमें ऑटोमेटिकली 95% चीजें कवर हो जाती है। कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट हो गेट इन टच विद अस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।